हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन पे आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कोर्स जो हम आजकल चल रहा है ये 2005 से 2020 तक कंप्लीट होने वाला है। 2015 में हम प्रवेश कर चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप में से भी जिन लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया है दी बेस्ट है, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और ये मेरा मानना है कि इस कोर्स से ही आपको लगभग ये मान के चलिए कि 30% पेपर आपको मिल जाएगा, है ना। और इसका 1 ईयर का जो 1 ईयर का जो फी है वो बहुत ही, ये मान के चलिए कि क्या है, इतने में तो ये मान के चलो कि अखबार आता है महीने का, इतने का एवरेज पड़ेगा इसका 2500 रुपये पर ईयर है ये, है ना। ईयर का 1 ईयर का, इससे कम फी तो क्या वो कर सकते हैं ना। तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। और जो इसका लिंक है, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा नंबर है, अगर आपको किसी तरह की सहायता की जरूरत पड़े तो यू कैन व्हाट्सएप विद यूर, जो भी आपका जो चाहते हैं उसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आज का क्या है हमारे पास क्वेश्चन में। ये आज का डेमो वीडियो है। इसका तरह का अगर फुल कोर्स आप देखना चाहते हैं ना, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लें, क्योंकि 2005 से 2020 तक का अगर आपने कर लिया तो यू वोन द हाफ बैटल ऑफ एनटीए नेट जेआरएफ। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे दिसंबर 2015 का ये पेपर 2 है। ये हम हर पेपर को 3 भाग में बांट के करते हैं। पेपर 2 पार्ट भी पार्ट 3 है। ये पार्ट 3 का मतलब है जो हम मॉडर्न करेंगे। ठीक है, आज हम मॉडर्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हमें दिखाई दे रहा है। भारत में यूरोपियन कंपनी व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम हमें बनाना है। भारत में जो यूरोपियन कंपनी आई उनका क्रम 16वीं और 17वीं सदी में जो यूरोपियन कंपनी भारत में आई उनका क्रम हमें बताना है। तो इन्होंने दिया है पहले पुर्तगाली। पुर्तगाली बिल्कुल सबसे पहले 1498 में, है ना, वास्को डी गामा आया। है ना, कैप ऑफ गुड होप से ना, गुड होप से। ठीक है, कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? खोज डियाज ने की थी। डियाज ने, बार्थोलोमो डियाज ने 1486 में। ठीक है, उसके बाद पुर्तगाली 1498 में आ गई, कालीकट पहुंचा ये ना। जयमोरी ने स्वागत किया। ठीक है, उसके बाद अगेन 1502 में आया ये दोबारा। दूसरा पुर्तगाली कौन था? दूसरा पुर्तगाली जो भारत आया, दूसरा पुर्तगाली कैमराल, है ना। और इन्होंने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री लगाई। तो यूरोपियन के द्वारा भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री कौन सी है? 1503 कोचीन, है ना। इनका उद्देश्य क्या था? समुद्र पर साम्राज्य स्थापित करना। साम्राज्य, ठीक है। तो ये पहली कंपनी होगी। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी की जो स्थापना है 1599 में होती है, 31 दिसंबर। ठीक है, और ये भारत में सही रूप में 1608 में हॉकिंस आया।
जहांगीर के दरबार में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो कब होती है? 1602 में होती है, तभी भारत में आते हैं डच। ठीक है, होलैंड के थे ये डच, और पुर्तगालियों से जो साम्राज्य का छीनने का काम करते हैं ये डच ही करते हैं। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की है स्थापना है 1664, है ना। और उसके बाद कोलबर्ट ने की थी। लुई 14वां का मंत्री था ये, लुई 14वां के मंत्री ने। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां था। ठीक है, तो ये 1667 में यहां पर आए। तो हमारा क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले ए होगा, ए, देन सी 1602, और उसके बाद देन ब्रिटिश 1608, देन 1667। तो हमारा उत्तर ये होगा, है ना। पुर्तगाली सबसे बाद में गए ना, पुर्तगाली सबसे बाद में भी गए, सबसे पहले आए सबसे बाद में गए, है ना। गोवा पर उनका अधिकार रहा। ठीक है, चलिए। कर्नाटक में काउंट द लाली के सैन्य अभियानों से संबंधित निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। काउंट द लाली जो सेनापति था, फ्रांसीसी सेनापति, जो कि किस में हारता है? फ्रांस के तीसरे युद्ध, जो कर्नाटक के तीसरे युद्ध में हारता है। देखिए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच सबसे लंबा संघर्ष रहा, है ना। 3 कर्नाटक युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 3 कर्नाटक युद्ध। पहला था फर्स्ट था 1742 से 1746। 1746 इसमें संधि कौन सी हुई? एक्सला-सापल। एक्सला-सापल की संधि हुई, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुई थी, क्योंकि जो युद्ध हुआ था ये ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकारी युद्ध था उसी का एक एक्सपेंशन रूप था ये। देन दूसरी जो संधि हुई, वो दूसरा जो युद्ध हुआ 1749 से लेकर 1754। ये क्यों हुआ था? क्योंकि हैदराबाद वह कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर हुआ था। ठीक है, और इसमें पांडिचेरी की संधि हुई। और उसके बाद वाडीवास हुआ, लाली हार जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रांसीसियों का सेनापति कौन था वाडीवास में? 1760, है ना। उसके बाद तीसरा जो युद्ध होता है, तीसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब होता है? ये 1756 से 1763, ये सप्तवर्षीय वार था। जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ, और ये पेरिस की संधि 1763 में पेरिस की संधि हुई। संधि के अनुसार खत्म हुआ।
ठीक है, तो ये हुआ सब। ठीक है, पहले इसको जान लेना। घरेलू सरकार ने लाली का धीरे धीरे अंदरूनी क्षेत्रों पर कब्जा जमाने का निर्देश दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भारत में फ्रांसीसियों को श्रेष्ठ लाभ दिलाने के लिए भारतीय रियासतों के आपसी झगड़ों में शामिल होना, ऐसा भी लाली की कोई नीति नहीं थी। भारतीय तटों पर अंग्रेजों के किलाबंद स्थलों पर कब्जा जमाने का ध्यान ये लाली ने कहा था। कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को प्रस्तुत करना, ये दो काम लाली ने किए थे। तो सी और डी हमारे उत्तर होंगे, सी और डी, डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके बीच 1802 में बेसिन की संधि हुई? किस किस के बीच में बेसिन की संधि हुई थी 1802 में? बेसिन की संधि किस किस के बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और वेल्जली के बीच में हुई थी। पेशवा जो बाजीराव द्वितीय और वेल्जली के बीच में हुई थी। और पेशवा ने क्या किया था? सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। है ना, पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार की। और इसी के अनुसार 1803 में क्या हुआ? 1803 में अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हुआ। अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार 1803 में हुआ। ठीक है, सब ये दोनों के बीच में ये संधि हुई। देखिए, इसके अलावा सिंधिया ने अंग्रेजों से कौन सी संधि की थी? सिंधिया ने 1803 में कौन सी संधि की? सुरजी अर्जुन गांव। ठीक है, इसके अनुसार सिंधिया ने भी सहायक संधि स्वीकार कर ली। और उसके बाद दिसंबर में हुई थी ये भी संधि 1803, और दिसंबर 1803 में ही ये इसने देवगांव की संधि हुई। और किसके इसके बीच में हुई थी? भोसले और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुई। उसी तरह से देखेंगे 5 दिसंबर 1805 को, 1805 को राजपुरा घाट, राजपुरा घाट की संधि किस किसके बीच में हुई थी? होलकर और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, होलकर और अंग्रेजों के बीच में ये हुई थी इस तरह से। ठीक है, चलिए 1832-33 को के कोल जनजाति विद्रोह में कौन सी जनजाति शामिल नहीं थी? कोल जनजाति जो विद्रोह हुआ है वो कहां पर हुआ? ये रांची, सिंहभूम, हजारीबाग और उसमें पालमू में। ठीक है, ये इस क्षेत्र में ये विद्रोह होता है। तो इसका नेतृत्व बुद्धो भगत, बुद्धो भगत और नरेंद्र शाह। ठीक है, बुद्धो भगत और नरेंद्र शाह ने किया। और 1832 में इसका जो नेतृत्व है, 1832 में नेतृत्व किसने किया? गंगा नारायण ने। ठीक है, इसमें कौन सी जाति शामिल नहीं थी? इसमें होज शामिल थे, चुहार शामिल थे, मुंडा शामिल थे। इसमें भील जाति शामिल नहीं थी। तो आंसर आएगा ये। ठीक है,
निम्न में से कौन बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं था? कौन इनमें से बैप्टिस्ट मिशनरी से नहीं जुड़ा था? तो ये मोंतल लंबार्ड, ये कैथोलिक था ये, ठीक है। ये सारे बैप्टिस्ट मिशनरी से जुड़े हुए थे, विलियम कैर, जोशुआ मार्समैन और विलियम वार्ड, है ना, ठीक है। तो ये सारे ही क्या थे? ये बैप्टिस्ट मिशनरी के सदस्य थे, ठीक है। और उसके बाद दयानंद सरस्वती निम्न में से किस धार्मिक विचारधारा के विरोधी नहीं थे? धार्मिक विचारधारा के विरोधी नहीं थे। किसके विरोधी नहीं थे वो? गाय के प्रति तो वो बड़ा वो था, उन्होंने, है ना, प्यार था। तो वो विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, बहुदेववाद के विरोधी थे, सर्वेश्वरवाद के विरोधी थे, ठीक है। लेकिन गाय के तो वो उस अपने आप को पूरा हिंदूवादी वो मानते थे। इन्होंने, इनका और क्या था, विधवा पुनर्विवाह का स्वागत किया, विधवा पुनर्विवाह, है ना, अंतरजातीय विवाह, इनको वो मानते थे, मान्य मानते थे, है ना, अंतरजातीय विवाह, ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने 1875, आर्य समाज 1875 में। देन 1875 में मुंबई में की थी। बाद में क्या हुआ, 1877 में आगरा शिफ्ट कर दिया, सॉरी लाहौर शिफ्ट किया, ठीक है। और उसके बाद इनका अधिक प्रभाव रहा, आर्य समाज का अधिक प्रभाव पंजाब में रहा, ठीक है। अधिक प्रभाव कहाँ पर रहा? पंजाब में रहा। और इन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ठीक है। और इन्होंने वेदों को क्या माना? ईश्वरीय ज्ञान मानते थे, वेदों को ईश्वरीय ज्ञान की संज्ञा देते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा था? अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा विदेशी शासन भी क्या नहीं हो सकता? स्वदेशी का स्थानापन्न नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छे से उसका स्थानापन्न नहीं हो सकता। इसने सत्यार्थ प्रकाश लिखी है ना, क्या लिखी? सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी में लिखी थी। तो चलिए, ये था हमारा तो गाय के प्रति उनका सेवा भाव था। और सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन है वो कहाँ से हुआ था? रचना उदयपुर में और प्रकाशन अजमेर से। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक प्राच्यविद नहीं है? प्राच्यविद नहीं है मतलब ओरिएंटलिस्ट नहीं है। ओरिएंटलिस्ट कौन थे? जो चाहते थे कि जो हिंदी, जो भारत में एक ऐसा ग्रुप यहां पर बन गया था कि जो ये चाहते थे कि जो ओल्ड कल्चर है उसको बना रहने दिया जाए। ओल्ड जो कल्चर है
ओल्ड कल्चर के समर्थक ना, वो चाहते थे कि जो भारत की पुरानी एजुकेशन सिस्टम रहा है, हिंदी और फारसी का जो लिटरेचर रहा है, उसके ऊपर ही ज़्यादा समय बिताया जाए और उससे ही कुछ निकाला जाए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है? इसमें शामिल थे कोलब्रक थे, विलियम कैरी थे और जेम्स प्रिंसेप थे। जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था? 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है, अशोक के अभिलेख को 1837 में इसने पढ़ा था, यह आप ध्यान में रखना। और इसके अलावा इनमें इसके साथ एक और था, विलियम जोन्स, जिसने क्या किया था? कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। कलकत्ता मदरसा की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। कब? 1781 में। ठीक है, और ठीक है, 1781 में कलकत्ता मदरसा की इसने स्थापित किया। और इसकी से विलियम जोन्स ने क्या किया था? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी, जिसका उद्देश्य यही था। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इसने की थी। ठीक है, इसके अलावा जो चार्ल्स ग्रांट हैं, ये लोग इवेंजलिकल थे। क्या थे ये तो इसका, ये चार्ल्स ग्रांट है, इनको क्या बोलते थे? इवेंजलिकल बोलते थे। इवेंजलिकल क्या होते थे? जो नए अंग्रेजी के समर्थक, इंग्लिश एजुकेशन के समर्थक। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन के समर्थक इसमें कोलबर्ग, कैरी, जेम्स प्रिंसेप, मैकाले, पेंटिंग। ठीक है, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। विलियम फोर्स, ठीक है, विलियम फोर्स। तो इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ कि भारत में अंग्रेजी अंग्रेजी लागू हुई, इंग्लिश मीडियम बनाया गया, इंग्लिश मीडियम बनाया गया। ठीक है, 1835 में 1835 आधुनिक एजुकेशन। ठीक है, आधुनिक आधुनिक एजुकेशन सिस्टम लागू हो गया उस वहां से। चलिए, दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रचारित धन के निष्क्रमण सिद्धांत के मूल कहां पर है? कि कहां से मिलता है कि हाँ, लगातार धन यहां से ड्रेन हो रहा है। ये कहां से होता है? ये भारत में एक तरफा निर्यात, भारत में एक तरफा निर्यात हो रहा है ना, और इंग्लैंड से आ रहा है कच्चा माल यहाँ पर ना, इंग्लैंड से पक्का माल आ रहा है, यहाँ से कच्चा जा रहा है, खुला खुल्लम खुला आ रहा है ना। ठीक है, और लेकिन इससे क्या हुआ कि भारत से जो इस पैसे के माध्यम से जो ये यहाँ पर बाजारों में सामान बेचा गया, और उस पैसे से, इस बाजार से जो पैसा मिला, उसको सीधा कहाँ पर लेके गए व्यापारी? वो इंग्लैंड लेके गए इसको। उसने क्या कहा है, जिससे फिर आगे चलकर रेलवे और इन चीज़ों में इन्होंने इन्वेस्ट किया, भारत का पैसा भारत में ही इन्वेस्ट किया और उससे मोटा पैसा कमाया है ना। उसे क्या किया? बहुत ही मोटा पैसा कमाया। और इसका वर्णन किसने किया है? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो किसने दिया था? दादाभाई नौरोजी, इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं।
ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ना इंग्लैंड की संसद में चुने गए थे सदस्य, पहले सदस्य जो भारतीय जो इंग्लैंड की संसद में चुने गए। ठीक है, तो अगला, हाँ, ये दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तीन वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1886 है ना, 1893 और 1906, इतने समय तक ये अध्यक्ष रहे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से, परमहंस मंडली महाराष्ट्र में थी। कायस्थ सभा उत्तर प्रदेश, सिरीन सभा, ठीक है, सिरीन सभा पंजाब, और श्री नारायण धर्म परिपालन सभा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये तो नाम से ही स्पष्ट होता है। तो बताइए क्या आएगा उत्तर? 1 का 2, ये नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है, कारण, इसमें कुछ गड़बड़ सा मुझे लग रहा है। नीचे कुछ लोगों का विचार था कि एक समाजवादी सरकार के अंतर्गत उपनिवेशवाद ने एक सकारात्मक सभ्यतापूर्वक भूमिका निभाई। बात सही है कि कुछ लोग मानते हैं कि समाजवादी सरकार के अंतर्गत उपनिवेशवाद ने एक सकारात्मक, मतलब जो जहां पर समाजवादी सरकारें बनी हैं वहां पर उपनिवेश के भी अच्छे परिणाम निकले हैं। समाजवादी आंदोलन के कुछ लोगों के द्वारा अपनी अपनी सरकारों की औपनिवेशिक नीतियों का समर्थन करने के लिए ऐसे विचारों का उपयोग किया गया है ना, अक्सर उपयोग किया गया। बात दोनों सही है और ये इसका व्याख्या भी है ना, ये इसका व्याख्या भी है। वो क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि देखिए, समाजवादी सरकार के अंतर्गत जो उपनिवेशवाद है वो फ्लोरिश करता है, ऐसा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। ये कांग्रेस के अधिवेशन है और अध्यक्ष हैं, किस समय कौन सा अध्यक्ष बना? तो पहले बदरुद्दीन तैयब जी हैं, 1837 में, 87 में कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे ये। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष। और ये इसमें से इन्होंने क्या दिया था? कांग्रेसी बनों का नारा दिया। ठीक है, और उसके बाद अबुल कलाम आजाद हैं, ये 1945, सबसे लंबे समय तक, 1940 से लेकर 1946 तक अध्यक्ष पद पर रहे। ठीक है, और उसके बाद ये कांग्रेस के युवा अध्यक्ष भी बने थे, कांग्रेस के युवा अध्यक्ष। ठीक है, कांग्रेस के युवा अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद रहीमतुल्ला सयानी ने क्या किया था? ये 1896 में यहाँ पर वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम गाया गया था, पहली बार राष्ट्रगीत है ये, आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्रगीत। ठीक है, उसके बाद नवाब सैयद मोहम्मद 1913 में ये अधिवेशन हुआ। ठीक है, ये
मद्रास में हुआ था, है ना, ये कलकत्ता में, है ना, ये 1913 कराची में, ठीक है। ठीक है, तो 1945 का जो अधिवेशन हुआ वो रामगढ़ में, ये 1940 से लेकर 1945-46 तक बने रहे अध्यक्ष, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे ये। ठीक है, ये सैयद नवाब सैयद मोहम्मद टीपू का वंशज था, माता की ओर टीपू का वंशज, ठीक है, टीपू का वंशज था ये। उत्तर क्या आएगा? निम्न में से कौन सा इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी थी? ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी इंडियन स्ट्रगल। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया लिखी थी। लाला लाजपत राय ने क्या लिखा? यंग इंडिया। अनहैप्पी इंडिया लिखा। उसके बाद पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस का संविधान लिखा। ठीक है, कांग्रेस का क्या लिखा? संविधान लिखा। ठीक है, ये सीताभाई पट्टाभी सीतारामैया वही थे जिनको सुभाष ने इलेक्शन में हराया था। निम्न में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने काला दिवस मनाया? 16 अगस्त 1946 को का सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। और 1943 में क्या नारा दिया था? 1943 के कराची अधिवेशन में ठीक है, 1943 के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था लीग ने, बांटो और छोड़ो। ठीक है, बांटो और छोड़ो का नारा दिया। ठीक है, इसमें काफी सारे खून खराबा हुआ इसमें, नोआकोली में खासकर। निम्न में से कौन से बड़े राज्यों ने जून 1947 में स्वतंत्र रहने की इच्छा व्यक्त की थी? तो कौन से राज्य थे वो ट्रावनकोर, ठीक है, ट्रावनकोर और भोपाल का शासक था जो, है ना, ट्रावनकोर और भोपाल, क्योंकि भोपाल ने सबसे लास्ट में शामिल हुआ, सबसे अंत में शामिल हुआ, है ना, अंत में संघ में शामिल हुआ। ठीक है, सबाल्टर्न स्कूल का एक विशिष्ट कथन, प्रपोज ऑफ काउंटर इन सर्जेंस, निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? ये रणजीत गुहा का है। सबाल्टर्न स्कूल जाना जाता है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। ठीक है, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, निम्न कास्ट की हिस्ट्री, जो नीचे रह गया जिसका इतिहास अभी तक नहीं लिखा गया, वही उद्देश्य था सबाल्टर्न स्कूल का। निम्न में से किसने माना है कि डार्विन के ने जैविक सिद्धांत, जैविक प्रकृति के विकास के लिए नियम की खोज की थी, उसी प्रकार मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास के नियम की खोज की है? ये फेडरिक एंजल का मानना है। किसने माना है? ये फेडरिक एंजल ने। भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इसने इसमें व्याग्रता के साथ साथ राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई है, बिल्कुल बात सही है।
है ना, राष्ट्रीय पहचान की हमारी ओल्ड इंडिया में हमारी पहचान क्या थी उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। तुर्कों का स्थान भावनात्मक दृष्टिकोण से नहीं लिया जाता, बिल्कुल ठीक है, तुर्कों का स्थान भावनात्मक दृष्टिकोण से नहीं लिया जाता, तो क्योंकि उनका उसके साथ जुड़ाव नहीं था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा यही था, तो उत्तर उसका हमारा होगा ए और बी। तो फ्रेंड्स अगला पेपर उसके साथ मिलते हैं, तो थैंक यू अभी के लिए, थैंक यू।